नमस्कार, आपके साथ मैं सुमित अवस्थी हूँ। चक्रव्यूह स्पेशल के इस खास शो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीकेंड के खास शो में हम हर एक मुद्दे पर एक डिटेल तरीके से 360 डिग्री का व्यू लेकर आपके सामने संपूर्ण विश्लेषण पेश करते हैं। तो आज बात 3 हफ्तों से चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध की करते हैं। शुरुआत में बात उस शख्सियत की जिसे आज की तारीख हर कोई देखना चाह रहा है। दरअसल ईरान युद्ध में अमेरिका का एक ही मकसद था, खामेनेई का खात्मा, जो कि पूरा हो गया। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका का अगला मकसद है खामेनेई की खोज। नेतन्याहू और ट्रंप ने अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन अब तक मुस्तफा खामेनेई को नहीं खोज पाए हैं। इस युद्ध में मुस्तफा खामेनेई ऐसा रहस्यमयी चेहरा बन चुका है जो पर्दे के पीछे रहते हुए फ्रंट फुट पर युद्ध लड़ रहे हैं। आज की तारीख में मुस्तफा ईरान की वो अदृश्य शक्ति बन गए हैं जिसने युद्ध की पूरी बाजी पलट कर रख दी है। खामेनेई के खात्मे के किस दिन, लेकिन युद्ध अभी जारी है। एक के बाद एक टॉप लीडरशिप भी मारी गई, लेकिन युद्ध रुका नहीं। कौन तय कर रहा युद्ध की रणनीति? ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि खामेनेई अभी जिंदा है। ईरान युद्ध में खामेनेई एक चेहरे से ज्यादा अब एक सोच बन गई है। एक ऐसी सोच जो ईरान को लड़ने की ताकत भी दे रही है, मैदान में टिके रहने की हिम्मत भी। नेतन्याहू और ट्रंप भी इस टेंशन में है कि अब इस युद्ध का चेहरा कौन है। सबकी जुबान पर एक ही नाम है, मुस्तफा खामेनेई, जो घायल भी है और घातक भी, और रहस्यमयी भी है और निर्णायक भी। इजराइल और अमेरिका युद्ध का ट्रिगर तो दबा दिया, लेकिन युद्ध खत्म कैसे होगा? भले ही खामेनेई का खात्मा हो गया है, ईरान की टॉप लीडरशिप के 40 से ज्यादा लीडर और सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान के हौसले और इरादों में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। कोई तो है जो इस युद्ध का हिडन कमांडर है। दुनिया भर की एजेंसी और जानकार मान रहे हैं कि ईरान युद्ध नहीं रोकेगा। अमेरिका के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक ईरान की सरकार इस युद्ध को एक अस्तित्व की लड़ाई मानता है, जिसमें वो जीवन मरण का संघर्ष कर रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान के युद्ध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान ये मान चुका है कि लड़ाई का रुकना केवल एक टेम्परेरी सॉल्यूशन यानी अस्थायी समाधान होगा। अमेरिका या इजराइल जैसे ही मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, वो दोबारा हमले शुरू कर सकते हैं। ईरान ये जानता है कि इस युद्ध को लंबा खींचकर वो अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, ताकि आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका को ये मैसेज दिया जा सके कि ईरान को छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं। ट्रंप और नेतन्याहू जैसे नेता कभी ईरान की तरफ आंख उठाने की भी सोच न सके। इसके पीछे ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति और ड्रोन मिसाइल के अकूत भंडार है।
तो इस प्लानिंग से युद्ध में उतरे थे कि खामेनेई के खात्मे के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन खामेनेई की मौत से ईरान खूंखार हो चुका है। भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप भी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई तो है जो ईरान को युद्ध लड़ने का हौसला और हिदायत दे रहा है। कोई तो है जो इस युद्ध को 6 महीने तक खींचने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। यही वजह है कि अकेला ईरान इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों पर भारी पड़ रहा है। अब इस युद्ध की पूरी जिम्मेदारी और ईरान की उम्मीद मोज्तबा खामेनेई पर आ गई है, जो घायल भी है और घातक भी। मोज्तबा खामेनेई इस समय ईरान का सबसे रहस्यमयी चेहरा है, जो पर्दे के पीछे रहकर फ्रंट फुट पर लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। ईरान की आवाम मानती है कि जिस तरह अमेरिका के हमले से मोज्तबा बाल बाल बचे हैं, उससे ईरान का खोया हुआ जोश वापस आ गया है। पिछले एक हफ्ते से जिस तरह मोज्तबा खामेनेई के ऐलान जंग वाले बयान आए हैं, उससे ईरान का जोश उफान पर है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से पश्चिमी मीडिया ये कयास लगा रहा था कि मोज्तबा कोमा में है। कोई कह रहा था वो गायब है, लेकिन ईरानी स्टेट टीवी पर पड़े गए मोज्तबा खामेनेई के बयान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 4 दिन पहले इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत हो गई, जिसके बाद मोज्तबा खामेनेई ने हत्या का बदला लेने की कसम खाई। कहा, हर मौत का बदला लिया जाएगा, हर खून की एक कीमत होती है जिसे अमेरिका और इजराइल को चुकानी ही पड़ेगी। इस्लामी राष्ट्र के इरादों को और मजबूत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। आप ईरान को ऐसा नहीं करने दे सकते, जो वास्तव में आतंक और शक्ति का एक बड़ा स्रोत है। देखिए पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मध्य पूर्व में इन सभी अन्य देशों पर हमला करने के लिए वे मिसाइलें उन्हीं पर दागने के लिए तैयार की गई थीं, लेकिन उसने कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत को निशाना बनाया। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। हम हैरान थे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने लारिजानी को शहीद बताया है। हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी और बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। जैसे ही तेहरान की सड़कों पर लारिजानी का जनाजा निकला, वैसे ही लोगों का हुजूम उमड़ा। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन हजारों की इस भीड़ को देखकर सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद 67 साल के अली लारिजानी ही ईरान को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रही जंग को लीड कर रहे थे। सबके मन में सवाल है कि अगर मोज्तबा घायल है तो इस युद्ध को लीड कौन कर रहा है। अगर ये मान भी लिया जाए कि मुज्तबा खामेनेई घायल हैं, तो सवाल ये कि इस युद्ध को लीड फिर कौन कर रहा है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद अब तक 40 से ज्यादा लोगों की ईरान की टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। तो युद्ध के फैसले अब कौन ले रहा है? कतर से लेकर यूएई तक और हरमुज से लेकर तेल संकट तक कोई तो है जिसने इस युद्ध को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। वो कौन है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ट्रंप और उसके सबसे करीबी साथी नेतन्याहू के पसीने छुड़वा दिए हैं, जिसके कारण ईरान अपने तमाम सूरमाओं को खोने के बाद भी दुश्मनों को नाको चने चबवाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। और अब यूरोप के तमाम देश जिसके कारण ट्रंप से नाखुश होते जा रहे हैं। इसमें पहला नाम है मसूद पेजेश्कियान, जो ईरान के राष्ट्रपति के अलावा संकट के समय अंतरिम नेतृत्व परिषद का हिस्सा हैं। मोहम्मद बगैर गालिबफ, जो सांसद हैं, लेकिन ये पहले IRGC की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगला नाम है अयातुल्लाह अली रेजा राफी, जो इस समय अंतरिम नेतृत्व परिषद के मुखिया और गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं। इन सब के अलावा एक और नाम है गुलाम हुसैन मोहसेनी, जो ईरान के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन युद्ध की पूरी जानकारी रखते हैं। युद्ध के बीच अब ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने मोज्तबा खामेनेई का एक रेयर वीडियो जारी किया है। इसमें मोज्तबा खामेनेई एक धार्मिक शिक्षण सत्र के दौरान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये फुटेज पुराना प्रतीत होता है, क्योंकि सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मोज्तबा खामेनेई का कोई सार्वजनिक वीडियो सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन इसके फौरन बाद ईरान के कई सोशल मीडिया हैंडल से AI वीडियो जारी किया गया, जिसमें लिखा गया खामेनेई इज बैक। Khamenei
is dead. Khamenei is back. वीडियो में हाथों में ईरानी परचम के साथ मोस्तबा खामेनेई दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगती हैं क्योंकि ईरानी मिसाइल साइलों से निकल चुके हैं और ट्रंप आंखों के सामने अमेरिका और सहयोगी देशों को तबाह होते दिखाया गया है। इस वीडियो को देखकर इजराइल और अमेरिका में बेचैनी बढ़ गई है। ट्रंप और नेतन्याहू को मोस्तबा की तलाश है। एक और मोस्तबा खामेनेई का बयान और उनका एआई वीडियो जारी हुआ तो वहीं तेहरान की सड़कों पर लोगों का उत्साह नजर आया। लोग हाथों में झंडे और खामेनेई की तस्वीर के साथ आधी रात सड़कों पर उतर आए। ये खबर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी थी। सुबह होते होते बेंजामिन नेतन्याहू टीवी पर आए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामेनेई को धमकी देते हुए कह दिया कि उनके लिए कोई स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप भी टेंशन में है। अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप कह चुके हैं कि मुझे लगता है कि शायद मोस्तबा खामेनेई जीवित हैं। मुझे लगता है कि उन्हें चोट लगी है लेकिन वो शायद किसी न किसी रूप में जीवित हैं। आप जानते हैं, ट्रंप की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर मोस्तबा घायल है तो इसका मतलब है कि वो किसी बंकर से बैठकर बदले की सबसे बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में खाड़ी में युद्ध का सबसे खौफनाक रूप दिखना अभी बाकी है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची क्लियर भी कर चुके हैं कि ईरान सीज फायर नहीं चाहता है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि भविष्य के हमलों को रोका नहीं जा सकता। जाहिर है इनके इतने लोग जा चुके हैं तो उनको जरा क्या बल्कि काफी मुझे हैरत है कि लारीजानी को नहीं बचा पाए लोग। यानी ये तो सिक्योरिटी लैब्स है टोटल, लेकिन अब वो लैब्स नहीं है, ये इनकी एक्सपर्टीज है। ये जहां जिसको चाहें इस पूरा मैप कर रखा है उन्होंने। तो एक इंसान जंग नहीं जीत सकते, एक आदमी को मार सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब भीषण मोड़ ले चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर तबाही मचाने के लिए गोले बारूदों की बरसात कर रहे हैं। इस बीच एक नई टेंशन इजराइल के सामने आ गई है। इजराइल में मौजूद अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे हैं। इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर लगातार कम हो रहे हैं। इसमें खास तौर पर एरो 3 के अलावा पैक 2, पैक 3 यानी पैट्रियटिक एडवांस्ड कैपेबिलिटी इंटरसेप्टर की संख्या घट रही है, क्योंकि जिस स्पीड और जिस संख्या में ईरान मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है उसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर कम होते जा रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें वो हैं जो दुश्मन मिसाइलों को हवा में रोकती हैं। इंटरसेप्टर खत्म होने का मतलब यह है कि डिफेंस सिस्टम के पास मिसाइल का स्टॉक तेजी से घट रहा है। एक पुराना शेर है, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ईरान युद्ध में अब ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती में दरार आ रही है। अमेरिका के थिंक टैंक तक कह रहे कि नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखे में रखकर युद्ध का ट्रिगर दबा दिया। अब ट्रंप के लोग ही ट्रंप के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। नेतन्याहू की टेंशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ईरान के हथियारों के सामने इजराइल के इंटरसेप्टर हथियार कम हो रहे हैं। अमेरिका ने अभी तक इजराइल को नए हथियार नहीं दिए। अमेरिकी एजेंसी सेमाफोर ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध के कारण इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की संख्या बहुत कम रह गई है। ऐसे में इजराइल को ईरान के हवाई हमले रोकने में दिक्कत हो सकती है। इजराइल ने यह भी कहा कि ईरान के साथ उसका युद्ध तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में उसके बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की सप्लाई तेजी से कम होती जा रही है।
इसने इजराइल के हवाई रक्षा नेटवर्क को मुश्किल में डाल दिया है। इजराइल ने अमेरिका से गुहार लगाई है, लेकिन अभी भी साफ नहीं है कि वो इजराइल को इंटरसेप्टर देगा या नहीं, क्योंकि इजराइल को और इंटरसेप्टर देने से अमेरिका के अपने मिसाइल स्टॉक पर प्रेशर पड़ सकता है। हालांकि इजराइल पहले से ही इंटरसेप्टर की कमी के साथ युद्ध में उतरा था। उसने पिछले साल जून में ईरान के हमलों को रोकने के लिए भी कई इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया था। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ट्रंप को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, लेकिन ईरान के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से अब इजराइल की टांगें कांप रही हैं। सवाल यह है कि आखिर इस युद्ध में अमेरिका इजराइल कमजोर पड़ रहे हैं या फिर इन दोनों की ही गणित गड़बड़ा गई है, क्योंकि ईरान के सस्ते हथियारों को रोकने के चक्कर में अमेरिका और इजराइल को पैसा पानी की तरह बहाना पड़ रहा है। यह भी ईरान के युद्ध नीति का एक हिस्सा है। अब तक की जंग में ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर 1200 से ज्यादा मिसाइलें और करीब 2200 ड्रोन्स दागे हैं। इनमें से ज्यादातर वन वे सुसाइड ड्रोन्स हैं, यानी ये टारगेट तक जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। इस युद्ध में ईरान सबसे ज्यादा शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन इतने छोटे होते हैं जिन्हें किसी ट्रक के पीछे से भी लॉन्च किया जा सकता है। शाहिद ड्रोन्स के अलग अलग वर्जन की कीमत 18 से 45 लाख रुपए है, लेकिन अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से मिसाइल का एक शॉट फायर करने में करीब 27 करोड़ रुपए का खर्च है। अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम के अलावा एक सस्ते ऑप्शन रेथियन कोयोट सिस्टम भी है। इससे एक ड्रोन इंटरसेप्ट करने का खर्च 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक तरफ ईरान के पास शाहिद ड्रोन्स का अथाह भंडार है, लेकिन इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल लगातार खत्म हो रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से युद्ध के लिए मिडिल ईस्ट में उसके पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात हैं, लेकिन अमेरिका के पास ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स कम हैं। ईरान पिछले कई सालों से अपने ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके पीछे ईरान की करीब 30 साल की मेहनत है। यही वजह है ईरान के सामने अब इजराइल और अमेरिका के हथियार कम हो रहे हैं। ये बिल्कुल एसिमेट्रिकल वॉर जो है, उसमें अगर कोई गुलेल लेके खड़ा हो जाए तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। वो ऊपर से बमबारी कर सकते हैं, और वो जो ड्रोन्स हैं 10,000 रुपए का ड्रोन, उसको वो 100 छोड़ देते हैं हवाई ईरानी। अब उनको ट्रेल करने के लिए पहले तो ये पता चाहिए कि इनमें से डमी कौन है और असली कौन है। उसके लिए फिर इनके जाते हैं इंटरसेप्शन। वो इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ढूंढते हैं, तो 100 के लिए जो कि 10-10 रुपए के हैं, उसके लिए आप मिलियंस के ये खत्म कर देते हैं। तो बहुत ही ड्रेन करने वाली, बिल्कुल इस जंग को बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से ईरान ने लड़ा है। ईरान युद्ध में अमेरिका को तब तक एक और झटका लगा जब जंग के बीच उसके सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड पर ईरान का हमला कामयाब हो गया। इस जहाज में ऐसे समय में आग लगी जब ये कैरियर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की मदद कर रहा था। 12 मार्च को जहाज में लगी आग 30 घंटे से ज्यादा समय तक जलती दिखी। हालात इतने बदतर हो गए कि 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को फर्श पर सोना पड़ा। अब इस वॉरशिप को रिपेयरिंग के लिए ग्रीस भेजा जा रहा है। युद्ध के बीच इस घटना को देखकर चीन खुश हो रहा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि इतने बड़े लेवल के जंगी जहाजों में अलग अलग हिस्सों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आग फैल न सके, लेकिन अगर सैकड़ों सैनिकों को अपनी रहने की जगह छोड़नी पड़े तो इसका मतलब है कि फायर कंट्रोल डिजाइन और मैनेजमेंट दोनों में कमी रही है। इसी बीच ईरान के ड्रोन हमलों ने सऊदी अरब में अमेरिका के AN/FPS 117 रडार की कमर तोड़ कर रख दी है। इस रडार पर हमले से सऊदी अरब का पीस शील्ड नेटवर्क और पूरे खाड़ी इलाके में ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमलों की ताकत कमजोर हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का यह शक्तिशाली रडार सऊदी अरब के अल कायूसुमा एयरपोर्ट पर तैनात था।
इस रडार के डैमेज होने से ईरान के हमले करने वाली मिसाइल का अलर्ट देने वाले सेंसर नोड ठप हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे खाड़ी इलाके की हवाई सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। ईरान इस युद्ध में अब खूंखार मोड़ पर फाइट कर रहा है। 18 मार्च की रात तेल अवीव के लिए कयामत बनकर टूटी। एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने आसमान चीर दिया। दावा है कि अली लारिजानी और कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत का इंतकाम है। ये मंजर दिल दहलाने वाला है। तेल अवीव की हाई राइज इमारतों के ऊपर एक के बाद एक महाविस्फोट हो रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का दावा है कि यह हमला इतना भीषण था कि इजराइल का अभेद कहा जाने वाला सुरक्षा कवच आयरन डोम भी जवाब दे गया। आसमान में उठती आग की लपटें बता रही हैं कि इस बार हमला सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि विनाशकारी है। इसके अलावा पावर ग्रिड पर हुए हमलों ने तेल अवीव को अंधेरे में डुबो दिया है। सड़कों पर केवल जलती हुई कारों और मलबों की रोशनी दिख रही है। रेलवे स्टेशन पर लोहे और कंक्रीट का ये ढांचा अब केवल मलबे का ढेर है। जो शहर कभी सोता नहीं था, वहां अब सिर्फ सायरन की गूंज और चीखें हैं। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके जिस तरह धुआं कर दिया है, इसका सबूत देखिए। ये इजराइल का मैप है। इसमें राजधानी तेल अवीव और इसके आसपास का पूरा इलाका रेड जोन में तब्दील हो चुका है, यानी तेल अवीव का पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। वहां पर लगातार वॉर सायरन बज रहे हैं। ईरान जानता है कि वो अमेरिका तक डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है, इसलिए वो अमेरिका के खाड़ी दोस्तों को निशाना बना रहा है। अपने हमलों के जवाब में ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान को मिसाइलों से निशाना बनाया। अटैक के बाद यहां भी आसमान तक आग की लपटें फैल गईं। एक बम तो अमेरिका में भी फटा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया नहीं गया था। तो क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को बाईपास किया? राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को इजराइल के इस खास हमले के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रंप ने आक्रामक तरीके से यह भी कहा कि इजराइल ने गुस्से में गैस फील्ड पर घातक हमला किया। ट्रंप की भाषा बता रही है कि वो नेतन्याहू से गुस्से में है। इसके अलावा ट्रंप के विरोध में अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे पूरा खेल इजराइल का है। इस बीच खाड़ी के 12 मुस्लिम देश इस वक्त गुस्से में हैं। क्या ट्रंप को ढाल बनाकर नेतन्याहू डिवाइड एंड रूल गेम खेल रहे हैं? क्या ट्रंप के कंधे का इस्तेमाल करके नेतन्याहू खाड़ी के मुस्लिम देशों को आपस में लड़वा रहे हैं? क्या इस साल इजराइल में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर नेतन्याहू युद्ध को जानबूझकर लंबा खींचना चाहते हैं? कतर के रास लाफान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। ट्रंप को इस बात की चिंता बढ़ रही है कि पहले ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करके तेल का संकट पैदा कर चुका है। अब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला करके बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि अब इजराइल ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले नहीं करेगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर ईरान ने दोबारा लाफान पर हमला किया तो अमेरिका उसके ऊर्जा ढांचे को बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो गल्फ के हर एनर्जी प्लांट को निशाना बनाएंगे। इस चेतावनी के बाद मिडल ईस्ट के पसीने छूट गए हैं। कतर पर हमला क्या हुआ? पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भड़क गया। रियाद में इमरजेंसी मीटिंग हुई। कहा गया विश्वासघात हुआ है, खाड़ी की एकता खतरे में है। इतना ही नहीं, कतर ने ईरानी दूतावास के अफसरों को 24 घंटे में देश छोड़ने को कह दिया। जाहिर है इजराइल की चाल से मुस्लिम देशों की एकता टूट चुकी है। ऐसे में असली सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू ट्रंप के कंधे का इस्तेमाल करके खाड़ी के मुस्लिम देशों को तोड़ने में लगे हैं? और क्या ये सब इजराइल में इस साल होने वाले जनरल इलेक्शन को ध्यान में रख कर किया जा रहा है? क्योंकि अगर युद्ध जारी रहा तो इजराइल में नेतन्याहू का समर्थन बढ़ेगा। 2 दिन पहले अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ पद से इस्तीफा देने वाले जो केंट साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल और प्रो वॉर लॉबी ने ट्रंप को गुमराह किया। नतीजा मिडल ईस्ट में जारी ये जंग है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका युद्ध में कूदा है या कुदवाया गया है? जो ट्रंप अपने चुनाव के दौरान युद्ध रुकवाने का दावा किया करते थे, इसके लिए अमेरिका फर्स्ट नीति की मार्केटिंग किया करते थे, वो नीति अब इजरायली दबाव के आगे
गिरवी रख दी है। आज वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है। ईरान की वजह से खाड़ी देश का तेल का धंधा मंदा पड़ा है। अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर बढ़ाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट अटका पड़ा है। अब ईरान इस इलाके में खाड़ी देशों को धमकी दे रहा है। ये सेपा नेवी है, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी। अब से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में हर तरह का यातायात बैन किया जाता है। किसी भी छोर से किसी भी जहाज को अगले नोटिस तक हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की अनुमति नहीं है। ये सेपा नेवी है। आउट। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हॉट टॉपिक बना हुआ है। दुनिया के कई देशों में इसकी वजह से एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस क्रिएट हो गया है। वजह साफ है कि इस रूट से सिर्फ उन्हें ही इजाजत मिल रही है जो इस मौके पर अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको पूरी तरह खुलवाने के लिए दुनिया के देशों से अपील की है। हम उन अन्य देशों को दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित करते हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं इस स्ट्रेट पर हमारी तुलना में कहीं अधिक निर्भर है। आप जानते हैं हमें इस स्ट्रेट से अपने तेल का 1% से भी कम आता है और कुछ देशों को इससे कहीं अधिक आता है। जापान का 95%, चीन को 90%, कई यूरोपीय देशों को काफ़ी मात्रा में तेल इस रूट से आता है। दक्षिण कोरिया को 35% प्राप्त होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वे आकर जल डमरू मध्य के मामले में हमारी मदद करें। ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया के देश सारा काम धाम छोड़कर हॉर्मुज में लड़ने आ जाएं। अमेरिका की मदद करने के लिए युद्धपोत भेजें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और यहां तक कि चीन से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन कई देशों ने अपील को खारिज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रूड ऑयल का 40 से 60% इस रूट से गुजरता है। जापान ने भी साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज में अपने युद्धपोत नहीं भेजेगा। जापान अपनी क्रूड ऑयल का करीब 90% इसी रूट से ले जाता है। तुर्की और फ्रांस ने भी ट्रंप की अपील खारिज कर दी है। नॉर्वे ने कहा कि झगड़ा उनका नहीं, अमेरिका का है। तो दक्षिण कोरिया ने कहा कि पहले सोचेंगे फिर फैसला लेंगे। और चीन ने तो यहां तक कह दिया कि बीजिंग को क्या करना है ये अमेरिका न बताए। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब अकेले पड़ गए हैं? जिस ट्रंप का वचन ही कभी दुनिया के लिए शासन माना जाता था, आज उनकी अपील का ये हाल। लिहाजा ट्रंप बौखलाए हुए हैं, नेटो देशों को धमका रहे हैं। हमने हमेशा नाटो की मदद की है। हम यूक्रेन के मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि हम उनके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन वो हमारे लिए मौजूद नहीं रहेंगे। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और तेहरान के नेता सीज फायर का निवेदन भेज रहे हैं, जबकि अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि अमेरिका के विशेष दूत और ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ खुद ईरान से बात करना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने सीज फायर के लिए साफ इनकार कर दिया है। ये जो रिश्ता है अमेरिका और इजराइल का, ये एग्जिस्टेंशियल है। अगर अमेरिका इस स्थिति में ना रहे कि वो इनकी मदद कर सके तो फिर इजराइल की हालत बहुत बुरी है। और वो फिर इसीलिए मैंने आपसे कहा आगे बढ़ के कोई कहता नहीं। मेरे कई साल की मेरी रेपुटेशन है एज अ जर्नलिस्ट। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान ये जंग इस वजह से जीत गया। एक तरफ ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ अमेरिका की अपील पर उसका कोई साथ देता नहीं दिख रहा है। ऐसे में साफ है कि इस बारूदी आग के जल्द बुझने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस सब के बीच अब तीसरे युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका को डर है कि ईरान हमले के बीच अब चीन ताइवान पर हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में एक नए तरह का संकट खड़ा हो जाएगा। चीन पिछले कई सालों से ताइवान पर कब्जा करने का सपना पाले हुए है।
एक तरफ इजराइल, अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। लेकिन अब तीसरे युद्ध की आहट भी आने लगी है। अमेरिका ने अलर्ट दिया है कि ईरान युद्ध के मौके का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिका को शक है कि जब 1950 के दशक में अमेरिका ऑपरेशन एजॉक्स के जरिए ईरान की सत्ता बदल रहा था, तब चीन ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका को इस बार शक है कि चीन ताइवान को लेकर कुछ ऐसा ही प्लान इस वक्त भी कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी अचानक से तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या चीन वाकई हमला करने वाला है? हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। दूसरी तरफ बीजिंग कह रहा है कि अमेरिका बेवजह खतरे का हवा खड़ा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन शायद 2027 तक हमले ना करे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। 18 मार्च को ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र के आसपास चीन के 36 फाइटर्स, 8 वॉरशिप और 1 शिप देखे गए। 36 में से 24 फाइटर्स ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ का उल्लंघन किया। पिछले 2 सालों में चीन ने 3500 से ज्यादा बार ताइवान के ADIZ का उल्लंघन किया है। चीन इसे PLA के युद्धाभ्यास का हिस्सा बताता है, लेकिन दुनिया इसे हमले का रिहर्सल मान रही है। आखिर चीन ताइवान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट अमेरिका को जवाब देते हुए चीन ने अमेरिका को हड़काया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि अमेरिका को ताइवान मुद्दे पर सावधानी से बोलना और कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को चीन को लेकर अपनी सोच सुधारनी चाहिए और बेवजह खतरे का माहौल नहीं बनाना चाहिए। चीन की कब्जा करने की फितरत और ताइवान को डराने की हरकत पिछले 76 साल से चल रही है। 1950 से चीन दावा करता आ रहा है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। 1954 में चीन ने ताइवान के पास के द्वीपों पर बमबारी की और कब्जा करने का दबाव बनाया, लेकिन अमेरिका ने ताइवान का समर्थन किया था। इसके बाद 1958 में चीन ने फिर से भारी गोलाबारी की। चीन ने ताइवान के किनमेन द्वीप पर हमला किया, फिर भी ताइवान बच गया। 1995 में ताइवान को डराने के लिए चीन ने ताइवान में चुनाव के समय समुद्र अटैक किया। 2022 में अमेरिका ने अपने यहां से नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा, इससे चीन भड़क गया। इसके बाद चीन ने ताइवान को डराने के लिए मिसाइल लॉन्च की और समंदर में घेराबंदी का माहौल बनाया। पिछले 3 साल में 2023 से 2026 के बीच ताइवान पर प्रेशर बनाने के लिए चीन अपने फाइटर जेट्स उड़ाता है, लेकिन अभी तक सीधा हमला या कब्जा नहीं किया गया है। चीन से खतरे को देखते हुए ताइवान भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। नियामे ड्रोन सेना की बढ़ती मांग के बीच ताइवान बहुत चुपचाप तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर स्वदेशी तकनीक की मदद से ड्रोन बना रहा है। यही नहीं, ताइवान इन हमलावर ड्रोन को यूक्रेन को निर्यात कर रहा है। इससे अब ताइवान में ये ड्रोन इंडस्ट्री बहुत तेजी से पैर पसार रही है। ताइवान में ड्रोन निर्माण को एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। ताइपे ने पिछले 1 साल में ही 1 लाख ड्रोन का यूक्रेन को एक्सपोर्ट किया है। ये ड्रोन सप्लाई ताइवान ने पोलैंड और चेक रिपब्लिक की मदद से किया है। ताइवान का इरादा साल 2030 तक हर साल 1,80,000 ड्रोन बनाने का है। आज की तारीख में ताइवान की 260 कंपनियां ड्रोन के पूरे सिस्टम को खुद से बना रही हैं। जिस तरह ईरान ने अपने सस्ते और बेहतरीन ड्रोन से शक्तिशाली अमेरिका की नाक में दम कर दिया है, उसी तरह ताइवान भी अपनी ड्रोन शक्ति से ताकतवर चीन को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। ताइवान ने टैंग यून 2 ड्रोन बनाया है जो रडार से बचते हुए 25,000 फीट की ऊंचाई तक हो सकता है। 20 से 24 घंटे तक लगातार उड़ने वाले ये ड्रोन 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन की जासूसी के साथ साथ रडार सिस्टम को जाम कर सकता है। इसके अलावा ताइवान ने शिएनशियांग कामिकाजे ड्रोन बनाया है। इसे खास तौर पर दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। युद्ध के मैदान में ड्रोन चीन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।
हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे चीन की कूटनीति मान रहे हैं, क्योंकि इस महीने के अंत में डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं। लेकिन ट्रंप जिस तरह इस ईरान युद्ध में फंस गए हैं, वो दूसरे देशों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मांड की अनंत माया में अपनी ये दुनिया बहुत छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े युद्ध इस वक्त चल रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने दुनिया को ही खत्म करने की ठान रखी है। दुनिया के ये रसूखदार देश ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर तो जीवन और पानी तलाश रहे हैं, लेकिन यहाँ धरती पर जो मासूम जिंदगियां हैं, उनके खून की नदियां बहाने में हिचकते नहीं हैं, वो भी शांति स्थापित करने के नाम पर। है ना ये गजब की विडंबना। ईरान पिछले कुछ दिनों में अपना बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन जिसे बचा कर रखा है वो है हौसला और आत्मबल। उसी हौसले और आत्मबल के हथियार से खामेनेई की सेना अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रही है, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू लगातार कर रहे हैं खामेनेई की खोज। खामेनेई की खोज जो भी अगर कर लिया, तो उस खामेनेई सोच का वो क्या करेंगे जब और ज्यादा अमेरिकी और इजरायलियों से नफरत आज की तारीख में करने लगी है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि।